इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जितने भी यूज़ होंगे हमारे क्वेश्चन करने में उसको हम एक जगह पढ़ेंगे। तो पहला हमारा फॉर्मूला है जिसको हम बोलेंगे नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन के हमारे पास ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन में NF। और लॉग कौन सा वाला है, लॉग बेस 10। जो इक्वेशन लिखी होगी हमारी ऐसे, एरो के साइड में जो हमारे आयंस प्रेजेंट होंगे ये लिखा मैंने राइट में। अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को वो भी देखेंगे। ये हो गया राइट साइड, और जो आयंस हमारे लेफ्ट साइड प्रेजेंट होंगे, जो भी आयंस में होंगे वो आएंगे, उनकी कंसंट्रेशन आएगी हमारी लेफ्ट साइड। ये ब्रैकेट का मतलब है हमारे पास कंसंट्रेशन, जो कि हमको मोलर में गिवन होगी क्वेश्चन में। ई सेल है हमारा यहाँ पे सेल पोटेंशियल, और ई नॉट सेल है हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। एफ की वैल्यू हम क्या लेके चलते हैं 96500 कूलम इसकी होती है SI यूनिट। एन है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं। अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइज होके 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, अगला रिड्यूस होके 2 को गेन कर रहा है, तो हम टोटल इलेक्ट्रॉन 4 ना बोल के क्या बोलेंगे 2 ही हमारे पास एन की वैल्यू है। इसको कैसे अप्लाई करेंगे ये भी हम क्वेश्चन जब करेंगे उसमें देख लेंगे। अगर टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि रूम टेम्परेचर अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो वो बात कर रहा है 25 डिग्री सेल्सियस की। और अगर हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है हमारे पास 298 केल्विन। तो हमारे पास हमको बार बार ये इतना ही जो है सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे 0.0591 अपॉन में n, और बाकी फॉर्मूला हमारा जो है वो सेम ऐसे ही रहेगा। ये वैल्यू हम कब पुट करेंगे, सिर्फ जब टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन होगा। दूसरा है हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू निकालेंगे किसकी मदद से, नर्स्ट इक्वेशन से। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग राइट अपॉन लेफ्ट। इक्विलिब्रियम में क्या होता है हमारे पास, जो ई सेल होता है इक्विलिब्रियम पे हमारा सेल काम नहीं करता तो उसकी ई सेल क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये हमने वैल्यू पुट कर दी, ये 0 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं यहाँ ले गया तो ये आया ई नॉट सेल इक्वल्स टू 2.303 RT अपॉन NF लॉग KC क्या है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ से ऐसे हम जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। अगला है हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को। डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस NF ई सेल, जो हम यहाँ से ई सेल निकाल लेंगे नर्स्ट इक्वेशन से ई सेल, ये वैल्यू पुट करेंगे। अगर पूछता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, तब हम ई सेल की जगह यूज़ करेंगे यहाँ पे ई नॉट सेल। बाकी जो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही रहेगा। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि हमको बताना पड़ेगा कि क्या कंडीशन दे देगा हमको वो कोई 2 मेटल के साथ, Zn और कॉपर के साथ, और वो बोलेगा कि क्या हमारा सेल वर्क करेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें पहले ई नॉट सेल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू निकालते ही हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू में पुट कर देंगे। अगर हमारा डेल्टा जी आता है नेगेटिव तो हम बोलेंगे हमारा सेल जो है वर्क करेगा, रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है। अगर हमारा डेल्टा जी आता है पॉजिटिव तो हम बोलेंगे हमारा सेल जो है वर्क नहीं करेगा, क्योंकि डेल्टा जी पॉजिटिव आने से रिएक्शन जो हो जाएगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी। फॉर्मूले में देख सकते हैं, और जैसे ही हमारा ई सेल अगर पॉजिटिव आता है तो डेल्टा जी हमारा ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। इसलिए जब भी हम क्वेश्चन में ई सेल निकालते हैं वो हमारा पॉजिटिव वैल्यू में ही निकालते हैं। यहाँ पे लिखा है डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा तो सेल विल वर्क, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होगा सेल विल नॉट वर्क। एक दूसरा फॉर्मूला भी हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हमें निकालने के लिए बोलता है, या फिर अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देता है और वो पूछता है डेल्टा जी की वैल्यू, तब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस RT ln K, और R हमारा यहाँ कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये होती है इसकी यूनिट R की। अगला है हमारे पास कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब हम आ चुके हैं, एंटर कर चुके हैं अपने कंडक्टेंस वाली पार्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। रेजिस्टेंस होता है हमारे पास रो, ये हमारे क्या है रो L अपॉन में A। R से रिप्रेजेंट करते हैं हम रेजिस्टेंस को, और साइन इसको ओम होता है, ऐसे यूनिट मतलब इसकी ओम होती है, OHM ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये वाला साइन का हम यूज़ कर सकते हैं। रो होती है हमारे पास रेजिस्टिविटी, लेंथ है हमारे पास वायर की लेंथ, और ए हमारा है क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ठीक है, अगर हम रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कर देते हैं 1/R तो ये बनता है हमारा कंडक्टेंस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं G से, और 1/ρ मतलब रेजिस्टिविटी का अगर हम इन्वर्स करते हैं तो ये बनती है हमारा कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं K से। इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या है, कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या है, कंडक्टेंस। और ये इसको मैंने अपॉन लिखा है 1/L/A।
ए। L अपॉन ए होता है हमारा सेल कांस्टेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं G स्टार से। कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे G से, सेल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं G स्टार से। एसआई यूनिट इसकी हो जाएगी ओम इनवर्स, या फिर सीमेंस भी इसकी एसआई यूनिट होती है, या फिर मोह। ओम का उल्टा कर देंगे, ओम का उल्टा क्या हो जाएगा, मोह। अगर हम इसको इस डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो कंडक्टेंस का हो जाएगा ओम इनवर्स या सीमेंस, या फिर सीमेंस को रिप्रेजेंट करते हैं एस से, या फिर मोह। तो फाइनल जो हमारा फॉर्मूला याद रखना है हमको, वो याद करना है कप्पा, यानी कि कंडक्टिविटी होते हैं हमारे पास कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ये जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको कभी नहीं भूलना है। फिर अब चर्चा करेंगे हम मोलर कंडक्टेंस की, जहाँ पे एक मोल के लिए हम निकालते हैं कितना जो है कंडक्टेंस है सॉल्यूशन का। इसका फॉर्मूला होता है कप्पा डिवाइडेड बाय सी। सी है हमारा यहाँ पे कंसंट्रेशन, जनरली हम किस में यूज़ करते हैं, मोलैरिटी में हम कंसंट्रेशन का यूज़ करेंगे। वैसे तो इस फॉर्मूले को हमेशा कैसे जब भी अप्लाई करेंगे, तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एसआई यूनिट ना हर उसकी लिख के चलेंगे, तब हमारा आंसर कभी गलत नहीं होगा। वरना जैसे ही वो यूनिट चेंज करेगा तो उसमें आंसर में फंस जाएंगे, हमें पता नहीं लगेगा कब 1000 से मल्टीप्लाई करना है, कब जो है 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये अलग अलग केस में अगर हम एसआई यूनिट लिख के चलेंगे तो हमको इस केस में फंसना ही नहीं पड़ेगा। वैसे मैंने लिख दिया है कब अप्लाई करते हैं कब नहीं, लेकिन जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो वहाँ मैं डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा के यूनिट कन्वर्जन सिखाऊंगा कि कैसे यूनिट कन्वर्जन करके सही आंसर तक पहुँचते हैं। अच्छा, मोलर कंडक्टेंस कब बोलते हैं हम, मोलर कंडक्टेंस तो हमने लिख दिया, लेकिन जब हम क्या करते हैं किसी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन बिल्कुल कम होने लग जाती है सॉल्यूट की, या हम उसको ऐसे लिखते हैं कि कंसंट्रेशन जीरो की तरफ अप्रोच करना स्टार्ट कर रही है, तो उस टाइम पे जो मोलर कंडक्टेंस आएगी हमारे पास उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, या फिर दूसरा नाम है इसका मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर ये हमने कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है और यहाँ से हम इसका डाइल्यूशन मतलब वाटर का इसमें एडिशन करना स्टार्ट कर दे, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर करने लग जाएं, तो कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूट की अपने आप कम होना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए हमने इसको क्या बोला, मोलर कंडक्टेंस एज इनफाइनाइट डाइल्यूशन। डाइल्यूशन से मतलब होता है मेरा कि मैं वाटर की जो है कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा हूँ, वाटर जो मैं ऐड करता जा रहा हूँ सॉल्यूशन में। अब सॉल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट में वाटर जब ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली क्या है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जो है अपने आप कम होना स्टार्ट हो जाएगी, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी जब हमारा सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर। नेक्स्ट हमारे पास कोलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। ये हम यूज़ करते हैं सिर्फ किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये काम करता है, लेकिन इस लॉ की मदद से हम फाइंड करेंगे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस को कैसे निकालते हैं, उसको हम इस लॉ की मदद से फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारे पास NaCl जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका मोलर कंडक्टेंस किसका, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस कितना होगा, मोलर कंडक्टेंस जितना N देगा सोडियम मेटल देगा, मतलब Na पॉजिटिव आयन देगा सॉरी, और जितना ही Cl माइनस आयन देगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो उतना हमारे पास मोलर कंडक्टेंस आएगा। फॉर एग्जांपल अगर Na की वैल्यू मेरे को 1 दी है और लैम्डा Cl मेरे पास कितना है 2 दिया है, तो NaCl का द्वारा कितना आएगा मेरे पास 1 + 2 = 3 कर लेंगे हम इसको। दूसरा एग्जांपल है MgCl2 का मोलर कंडक्टेंस कैसे होगा, लैम्डा Mg2 पॉजिटिव, ये कैपिटल लैम्डा है, ये स्मॉल लैम्डा है, और नाम दोनों का सेम है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgCl2, ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg2 पॉजिटिव, ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, जब हम ऐड करेंगे इसको तो किस तरीके से एडिशन होगा इसका। अगर Mg की वैल्यू 1 है, अगर लैम्डा Mg2 पॉजिटिव की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन 1 दे रखी है और लैम्डा Cl माइनस की वैल्यू 2 दे रखी है, तो मैं यहाँ 1 + 2 नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 Cl के आयन है, तो मैं इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, लास्ट में 1 + 4 = 5 ऐसे जो हम यूज़ करेंगे। बाकी जब मैं क्वेश्चन में करूँगा अप्लाई तो वहाँ मैं और डिटेल में समझा दूँगा इसको। अगला है हमारे पास क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जहाँ हम फैराडे लॉ करके यूज़ करेंगे और हम निकालेंगे कि हमारा कितना कॉपर जो है डिपॉजिट हुआ है या फिर कितना Ag हमारा डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर। वहाँ हमको यूज़ करना पड़ेगा Q का फॉर्मूला। Q होता है हमारे पास चार्ज = I, जो करंट हमारा फ्लो करेगा, इनटू टाइम। टाइम हमको किस में लेना है, ये लेना है हमको सेकेंड्स में। करंट हमारे को गिवन होगा एम्पियर में, और चार्ज की यूनिट हमको लेनी है कूलम्स में। अगर हमको 1 मोल Ag पॉजिटिव का जो है अगर हमको कन्वर्ट करना है Ag सॉलिड में, अगर इसको कन्वर्ट करना है तो हमारे पास कितने फैराडे का चार्ज लगेगा, इसमें लगेगा 1 फैराडे ऑफ चार्ज। 1 फैराडे में होता है 96500 कूलम का चार्ज लगेगा।
अगर 1 मोल ऑफ Ag पॉजिटिव को हमको सेटल करना है या डिपॉजिट करना है। अगर हमको कॉपर 2 पॉजिटिव, यहाँ पे वैलेंसी 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, तो जितनी वैलेंसी, अगर इसकी 1 वैलेंसी है तो 1 फैराडे का लग रहा है, यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2 है तो 1 मोल कॉपर के लिए कितना चार्ज लगेगा, 2 फैराडे का। एल्युमिनियम पे वैलेंसी कितनी इसकी 3 पॉजिटिव, तो इसको 1 मोल जमाने के लिए, हमको सॉलिडिफाई करने के लिए हमको जो है 3 फैराडे का चार्ज लगेगा। अगर हमने एग्जाम्पल से समझते हैं, Cu2 पॉजिटिव को वैसे कितना चाहिए, 2 फैराडे का चार्ज चाहिए। अगर हमने 1 फैराडे का चार्ज इसको प्रोवाइड करा तो सिर्फ आधा मोल ही जो है 0.5 मोल्स ऑफ कॉपर सॉलिड हमको देखने के लिए मिलेगा, बाकी बचा हुआ 0.5 मोल्स Cu पॉजिटिव आयंस में ही रहेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चंस के टाइम पे सब बताऊंगा डिटेल में कैसे होगा। ये वीडियो बस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के लिए हैं जितने भी हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज़ होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।